हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि अर्थशास्त्र के ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। उन सारे क्वेश्चंस को आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो आप इस वीडियो में एंड तक बने रहें। यहाँ पर पहले हम देखेंगे कि अतलग उत्तरीय प्रश्न कौन कौन से हैं। इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न एंड दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कौन कौन से हैं जो हमें तैयार कर लेने हैं। उन सारे प्रश्नों के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, जो आपका पहला प्रश्न है तो वो यहाँ पर दिया गया है कि आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के प्रमुख कारण क्या हैं। आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के प्रमुख कारण क्या हैं वो आपको बताने हैं। तो गाइस, जब आप इस प्रश्न का आंसर लिखोगे तो सबसे पहले इस तरह से आपको हेडिंग डालनी होगी कि आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के कारण। ठीक है, इसके बाद हेडिंग डालने के बाद फिर आप इसका आंसर लिखोगे कि मानवीय आवश्यकताएं असीमित होती हैं किंतु उन्हें संतुष्ट करने के लिए मानव के पास साधन सीमित मात्रा में ही उपलब्ध होते हैं जिनके वैकल्पिक प्रयोग संभव हैं। ये सभी लक्षण परिवार व अर्थव्यवस्था दोनों पर ही लागू होते हैं। इसके बाद आप लिखोगे एक परिवार आय सीमित होती है जबकि उसकी अपनी असीमित आवश्यकताओं को संतुष्ट नहीं कर सकता। ठीक है, इस तरह से आप आर्थिक समस्या क्या है, आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के कारण क्या हैं, तो उसका आंसर आप इस तरह से लिखोगे। अब देखिए, ये है आपका अतलग उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, तो आंसर अगर आप इतना लिखते हो तब भी एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स ही देकर जाएगा। ओके, अब एक बार इसको दोबारा से देख लीजिए। आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के प्रमुख कारण क्या हैं, तो आप आंसर इस तरह से लिखोगे, आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के कारण। फिर आप लिखोगे मानवीय आवश्यकताएं असीमित होती हैं किंतु उन्हें संतुष्ट करने के लिए मानव के पास साधन सीमित मात्रा में ही उपलब्ध होते हैं जिनके वैकल्पिक प्रयोग संभव हैं। ये सभी लक्षण परिवार व अर्थव्यवस्था दोनों पर ही लागू होते हैं। इसके बाद आप फर्स्ट पॉइंट डालकर लिख दोगे एक परिवार आय सीमित होती है जबकि उसकी अपनी असीमित आवश्यकताओं को संतुष्ट नहीं कर सकता। ठीक है, इस तरह से। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है तो वो यहाँ पर आप देख सकती हो। अगला प्रश्न है कि दुर्लभता से संबंधित अर्थशास्त्र की परिभाषा दीजिए। दुर्लभता से संबंधित अर्थशास्त्र की परिभाषा दीजिए। तो देखिए, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। अब ये वाला जो आपका प्रश्न था कि आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के प्रमुख कारण क्या हैं या फिर आर्थिक समस्या क्या है, तो ये आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। आप पेपर उठाकर देखना, कई बार ये क्वेश्चन जो है वो कई बार बोर्ड एग्जाम में आज किया गया है। आर्थिक समस्या क्या है या फिर आर्थिक समस्या से आप क्या समझते हैं या फिर आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के प्रमुख कारण क्या हैं। ठीक है, इस प्रश्न को आप अच्छे से तैयार कर लोगे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न क्या है, एक बार दोबारा से देख लीजिए कि दुर्लभता से संबंधित अर्थशास्त्र की परिभाषा दीजिए। अब इसका आंसर देखते हैं। तो जब आप इस प्रश्न का आंसर लिखोगे तो सबसे पहले इस तरह से आपको लिखना है प्रोफेसर रॉबिन्स के अनुसार, यानी जो हमारे अर्थशास्त्री हैं प्रोफेसर रॉबिन्स, इन्होंने दुर्लभता से संबंधित अर्थशास्त्र की परिभाषा किस तरह से दी है उसको देखेंगे। ठीक है, तो प्रोफेसर रॉबिन्स जी कहते हैं कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जिसमें साध्यों तथा सीमितता और उनके उपयोग वाले साधनों से संबंधित मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, प्रोफेसर रॉबिन्स ने इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या दी है, अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जिसमें साध्यों तथा
सीमितता और उनके उपयोग वाले साधनों से संबंधित मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो दुर्लभता से संबंधित अर्थशास्त्र की जो परिभाषा है वो आप इस तरह से लिख दोगे। इसके बाद जो नेक्स्ट है ये आपका इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिए। जो नेक्स्ट है कि संयुक्त मांग से क्या अभिप्राय है। आप पेपर उठाकर देखना, मॉडल पेपर में भी ये क्वेश्चन कई बार देखने को मिला है कि संयुक्त मांग से क्या अभिप्राय है। अच्छे से आप इस प्रश्न के आंसर को तैयार कर लेंगे। ठीक है, अतलग उत्तरीय प्रश्न में कई बार ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आस्क किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा, जब आप इसका आंसर लिखोगे सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी होगी संयुक्त मांग, फिर आप लिखोगे जब एक आवश्यकता को पूरा करने के लिए अनेक वस्तुओं की मांग एक साथ की जाती है तो वह संयुक्त मांग कहलाती है। ठीक है, संयुक्त मांग क्या है, जब एक आवश्यकता को पूरा करने के लिए अनेक वस्तुओं की मांग एक साथ की जाती है तो वह संयुक्त मांग कहलाती है। ठीक है, इस तरह से आप इस प्रश्न का आंसर लिखोगे। एंड इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर है कि व्युत्पन्न मांग से क्या आशय है। व्युत्पन्न मांग से क्या आशय है, तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। आप इस प्रश्न का आंसर इस तरह से लिखोगे, सबसे पहले आपको एक लाइन छोड़नी है, फिर आपको हेडिंग डाली है व्युत्पन्न मांग, फिर यहाँ से आपको लिखना स्टार्ट करना है। ठीक है, यहाँ पर हेडिंग है, यहाँ से लिखना आप स्टार्ट करोगे कि जब वस्तुओं और सेवाओं की मांग आगे उत्पादन के लिए की जाती है तो वह व्युत्पन्न या परोक्ष मांग कहलाती है। ठीक है, तो व्युत्पन्न मांग समझ आ गया। संयुक्त मांग और व्युत्पन्न मांग क्या है, देखिए संयुक्त मांग क्या है, जब एक आवश्यकता को पूरा करने के लिए अनेक वस्तुओं की मांग एक साथ की जाती है तो वह संयुक्त मांग कहलाती है। इसके बाद व्युत्पन्न मांग क्या है, जब वस्तुओं और सेवाओं की मांग आगे उत्पादन के लिए की जाती है तो वह व्युत्पन्न या परोक्ष मांग कहलाती है। क्लियर, इस तरह से हम इन प्रश्नों के आंसर लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट प्रश्न है वो देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि आर्थिक सहायता किसे कहते हैं। आर्थिक सहायता किसे कहते हैं, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा उसको देखते हैं। ठीक है, और गाइस जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर आपको बताए जा रहे हैं सारे क्वेश्चन साथ ही साथ आप लिखते चलिए। ठीक है, पहला प्रश्न था कि आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के प्रमुख कारण क्या है। सेकंड था कि दुर्लभता से संबंधित अर्थशास्त्र की परिभाषा दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट था कि संयुक्त मांग से क्या अभिप्राय है। नेक्स्ट है कि व्युत्पन्न मांग से क्या आशय है। इसके बाद अगला जो प्रश्न है तो वो यहाँ पर दिया गया है कि आर्थिक सहायता किसे कहते हैं। अब इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए आर्थिक सहायता किसे कहते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर दिया गया है जो सहायता धन के द्वारा की जाती है उसे आर्थिक सहायता कहते हैं। इसमें धन का महत्वपूर्ण स्थान होता है। क्लियर, इस तरह से आप लिख कर आओगे। आर्थिक सहायता क्या है, जो सहायता धन के द्वारा की जाती है उसे ही हम आर्थिक सहायता कहते हैं। इसमें धन का महत्वपूर्ण स्थान है। ओके, इस तरह से हम इस प्रश्न का आंसर लिखेंगे। क्लियर, इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है तो वो यहाँ पर दिया गया है। जो अगला प्रश्न है उसको देखिए। तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि प्रति व्यक्ति आय से क्या आशय है। तो जब आप इस प्रश्न का आंसर लिखोगे तो इस तरह से आपको हेडिंग डाली है प्रति व्यक्ति या आय या व्यक्तिगत आय। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन कम पूछा जाता है कि प्रति व्यक्ति आय से क्या आशय है, व्यक्तिगत आय से क्या आशय है। इस तरह से कई बार क्वेश्चन आस्क किया गया है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो प्रति व्यक्ति आय और व्यक्तिगत आय एक ही होती है। क्वेश्चन आपका इस तरह से आस्क किया जाएगा कि व्यक्तिगत आय से आप क्या समझते हैं या फिर व्यक्तिगत आय से क्या आशय है, व्यक्तिगत आय क्या है। ओके, इस तरह से जो आपके प्रश्न हैं वो आस्क किए जाएंगे। अब इसका आंसर देखते हैं कि प्रति व्यक्ति या व्यक्तिगत आय क्या है। तो देखिए इसका आंसर ये हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हो। इसका आंसर हो जाएगा कि प्रति व्यक्ति आय,
तो देखिए इसका आंसर ये हो जाएगा कि प्रति व्यक्ति आय अर्थव्यवस्था की औसत आय होती है। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय या फिर व्यक्तिगत आय अर्थव्यवस्था की औसत आय होती है। अर्थव्यवस्था की कुल आय में कुल जनसंख्या का भाग देकर प्रति व्यक्ति आय ज्ञात की जा सकती है। याद हो गया कि प्रति व्यक्ति या व्यक्तिगत आय हम किसे कहेंगे, एक बार दोबारा से देख लीजिए। प्रति व्यक्ति आय अर्थव्यवस्था की औसत आय होती है। अर्थव्यवस्था की कुल आय में कुल जनसंख्या का भाग देकर प्रति व्यक्ति आय ज्ञात की जा सकती है। अब यहाँ पर देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। अर्थात प्रति व्यक्ति आय बराबर कुल राष्ट्रीय आय अपॉन कुल जनसंख्या। ठीक है, जब आप इस प्रश्न का आंसर लिखोगे कि व्यक्तिगत आय या फिर प्रति व्यक्ति आय से क्या आशय है, तो ये आपको लिख देना है। ठीक है, इस तरह से ब्रैकेट बनाकर इस तरह से आप लिखोगे कि प्रति व्यक्ति आय बराबर कुल राष्ट्रीय आय अपॉन कुल जनसंख्या। ठीक है, एंड इसके बाद जो आपका नेक्स्ट प्रश्न है तो वो यहाँ पर आप देख सकते हो। अगला प्रश्न आपका दिया गया है। हाँ, तो नेक्स्ट प्रश्न है कि मुद्रा के 3 प्रमुख कार्य लिखिए। कई बार क्वेश्चन आज किया गया है बोर्ड एग्जाम में। तो मुद्रा के 3 प्रमुख कार्य लिखिए। कौन कौन से कार्य है उनको देखते हैं। तो जब आप इस प्रश्न का आंसर लिखोगे तो सबसे पहले आपको इस तरह से हेडिंग डालनी होगी, मुद्रा के प्रमुख कार्य। ठीक है, फिर आप लिखोगे कि मुद्रा के 3 प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। कौन कौन से? पहला है विनिमय का माध्यम, एंड दूसरा है मूल्य का मापक, तीसरा है मूल्य का हस्तांतरण। तो जब आप इसका आंसर लिखोगे तो आपको इस तरह से नहीं लिखना है, पॉइंट बाय पॉइंट डालकर पहले आप लिखोगे विनिमय का माध्यम, इसके बाद यहाँ पर सेकंड पॉइंट डालोगे, फिर आप लिखोगे मूल्य का मापक, इसके बाद थर्ड पॉइंट डालकर नीचे लाइन में फिर आप लिखोगे मूल्य का हस्तांतरण। ठीक है, ये मुद्रा के प्रमुख 3 कार्य हैं। इसके बाद यहाँ पर आप नेक्स्ट देख सकते हो, जो अगला प्रश्न है तो वो यहाँ पर दिया गया है। देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट है, जो अगला प्रश्न है तो वो यहाँ पर आपका दिया गया है कि पूर्ण रोजगार से क्या आशय है। पूर्ण रोजगार से क्या आशय है। तो जब आप इस प्रश्न का आंसर लिखोगे तो पहले आपको हेडिंग डालनी होगी पूर्ण रोजगार, फिर आप लिखोगे कि पूर्ण रोजगार वह दशा है जिसमें प्रचलित मजदूरी पर कार्य करने एवं इच्छुक व्यक्ति कार्य प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, पूर्ण रोजगार क्या है, एक बार दोबारा से देख लीजिए। पूर्ण रोजगार वह दशा है जिसमें प्रचलित मजदूरी पर कार्य करने एवं इच्छुक व्यक्ति कार्य प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से आप इस प्रश्न का आंसर लिखोगे। अब यहाँ पर देखिएगा इसके लघु उत्तरीय प्रश्न आपको कौन कौन से तैयार कर लेने हैं उनको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो आपका पहला प्रश्न है तो वो है कि वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों का वर्णन कीजिए। ठीक है, आपको कारण बताने हैं कि वस्तु की जो मांग है उसको प्रभावित करने वाले कारण कौन कौन से हैं वो आपको बताने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है एक बार दोबारा से देखते हैं। प्रश्न है कि वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों का वर्णन कीजिए। तो जब आप इस प्रश्न का आंसर लिखोगे तो सबसे पहले आपको इस तरह से हेडिंग डालनी है कि वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले कारण या फिर कारक, फिर आप लिखोगे, देखिए फिर आपको लिखना है कि वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक निम्नलिखित हैं। इसके बाद आपकी जो फर्स्ट हेडिंग है वो यहाँ पर पड़ेगी वस्तु का मूल्य। ठीक है, आप हेडिंग डालोगे वस्तु का मूल्य, फिर आप लिखोगे कि वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होने पर वस्तु की मांग में भी परिवर्तन हो जाता है। इसके बाद आप लिखोगे कि वस्तु का मूल्य बढ़ने पर उस वस्तु की मांग कम हो जाती है और वस्तु का मूल्य घटने पर वस्तु की जो मांग है वो बढ़ जाती है। एक बार दोबारा से देख लीजिए। फर्स्ट हेडिंग क्या पड़ेगी, वस्तु का मूल्य। ठीक है, वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले कारण कौन कौन से हैं वो आपको बताने हैं।
तो फर्स्ट हेडिंग डालोगे वस्तु का मूल्य, फिर आप लिखोगे कि वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होने पर वस्तु की मांग में भी परिवर्तन हो जाता है। वस्तु का मूल्य बढ़ने पर उस वस्तु की मांग कम हो जाती है और वस्तु का मूल्य घटने पर वस्तु की जो मांग है वो बढ़ जाती है। अब देखिए इसके बाद जो आपकी नेक्स्ट हेडिंग है वो आपको डालनी है आय में परिवर्तन। ठीक है, ये हेडिंग डालने के बाद फिर आप इसमें लिखोगे कि सामान्यतः लोगों की आय में वृद्धि हो जाने से मांग में वृद्धि हो जाती है और आय कम हो जाने पर मांग में भी कमी आ जाती है। तो वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? फर्स्ट हेडिंग डालोगे वस्तु का मूल्य, फिर उसमें आपको लिखना है कि वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होने पर वस्तु की मांग में भी परिवर्तन हो जाता है। वस्तु का मूल्य बढ़ने पर उस वस्तु की मांग कम हो जाती है और वस्तु का मूल्य घटने पर वस्तु की मांग जो है वो बढ़ जाती है। इसके बाद जो आपके सेकंड हेडिंग है वो आप डालोगे आय में परिवर्तन। फिर इसमें आपको लिखना है कि सामान्यतः लोगों की आय में वृद्धि हो जाने से मांग में वृद्धि हो जाती है और आय कम हो जाने पर मांग में कमी आ जाती है। ठीक है, इसके बाद जो आपकी तीसरी हेडिंग है वो आप डालोगे जनसंख्या में परिवर्तन। फिर इसमें भी आपको 4 लाइनें लिख देनी है। इसके बाद जो आपकी चौथी हेडिंग है वो आप डालोगे कि व्यापार की दशाओं में परिवर्तन। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट प्रश्न है, जो अगला प्रश्न है वो यहाँ पर दिया गया है कि आय के चक्रीय प्रभाव का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? आय के चक्रीय प्रभाव का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो जब आप इसका आंसर लिखोगे तो फर्स्ट हेडिंग आपको डालनी है आय का चक्रीय प्रवाह। फिर आप इसमें लिखोगे कि परिवार फर्मों को साधन सेवाएं प्रदान करते हैं और फर्में परिवारों को वस्तुएं प्रदान करती हैं। इस प्रकार परिवारों से फर्मों को साधन सेवाओं का और फर्मों से परिवार को वस्तुओं का निरंतर प्रवाह होता है, उसे वास्तविक प्रवाह कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको हेडिंग डाली है आय का चक्रीय प्रवाह। ओके, उसके बाद आप लिखोगे कि परिवार फर्मों को साधन सेवाएं प्रदान करते हैं और फर्में परिवारों को वस्तुएं प्रदान करती हैं। इस प्रकार परिवारों से फर्मों को साधन सेवाओं और फर्मों से परिवार को वस्तुओं का निरंतर प्रवाह होता है, उसे ही हम वास्तविक प्रवाह कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आप लिखोगे क्योंकि यह चक्र कभी समाप्त नहीं होता, इसलिए इसे आय का चक्रीय प्रवाह भी कहते हैं। ठीक है, समझ आ गया आय के चक्रीय प्रवाह क्या है। इसके बाद आप लिखोगे कि देश की राष्ट्रीय आय की गणना करने में मुद्रा प्रवाह का अध्ययन अत्यधिक उपयोगी है। इसके बाद आप लिखोगे मुद्रा का चक्रीय प्रवाह अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक नीतियों का आधार है। ठीक है, तो आय का चक्रीय प्रवाह क्या है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। इस तरह से आप इस प्रश्न का आंसर लिख कर आओगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए कुछ और क्वेश्चंस हैं, वो भी आपके इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, उनको देखिए। तो फर्स्ट है कि केंद्रीय बैंक के प्रमुख कार्यों की विवेचना कीजिए। ठीक है, इस प्रश्न का भी आंसर आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि जेबीसी का बाजार नियम क्या है। क्लियर। इसके बाद अगला प्रश्न है कि एक आगत का सीमांत उत्पाद क्या होता है। ये प्रश्न कई बार बोर्ड एग्जाम में आज किया गया है, तो इसको आप सही ढंग से तैयार कर लेंगे। एक आगत का सीमांत उत्पाद क्या होता है। ठीक है, तो जितने भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे इकोनॉमिक्स में, तो वो मैंने यहाँ पर आपको बता दिए। तो गाइस, अगर आपको सच में वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। ओके, थैंक यू सो मच।